बहुत बहुत स्वागत है नारद मुनि में आपका। और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। नारद मुनि के खास सेगमेंट फेस टू फेस में आज हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, चिंतक, विचारक और समाज सेवी कृष्णमोहन झा साहब। बहुत स्वागत है आपका झा साहब। धन्यवाद जुबैर जी। झा साहब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर 2 किताबें भी लिखी हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे और कई मुद्दों पर उनसे जानेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर जिस तरह से देश में माहौल है, या नरेंद्र मोदी जी के 8 साल के कार्यकाल को लेकर बात करेंगे, ज्ञानव्यापी मंदिर को लेकर, मस्जिद को लेकर बात करेंगे, और जो आरएसएस प्रमुख है मोहन भागवत जी, उनके जो मैसेज है, उनका जो पैगाम है, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो आपने झा साहब किताबें लिखी हैं, ये विचार कैसे आया, यशस्वी प्रधानमंत्री, महानायक प्रधानमंत्री, तो इसका आपके दिमाग में ख्याल कैसे आया? देखिए जुबैर जी, जो मैंने किताब लिखी वो मेरे लेखों का संग्रह है। सन 2012 में जब मोदी जी मुख्यमंत्री बने और उसके बाद से कयास लगाया जा रहा था कि देश में एक चेहरा जो है मोदी जी का होगा आगे चल करके। तो 2014 में जब उनको चुनाव अभियान समिति का प्रमुख बनाया गया और उस समय तक मेरे 20-25 आर्टिकल हो चुके थे। तो 2012 से लेकर के अब तक के मेरे 200 आर्टिकल मोदी जी को समर्पित हैं। मोदी जी के हर एक गतिविधियों पर जब वो जैसा जैसा काम करते थे उस पर मेरे लेख आते रहे। तो उन्हीं का संग्रह, पहला संग्रह जो आया था यशस्वी मोदी आया था 2015 में, जिसका विमोचन अमित शाह जी ने किया था। और उसके बाद 2020 में जो किताब आई वो महानायक मोदी थी। तो समय के साथ साथ बदलाव आया। जब 2015 तक का कार्यकाल था उसमें हमने देखा कि जो शुरुआती दौर में जो निर्णय लिए गए थे उनका समावेश करके जो देश में एक अलग माहौल बना था, उन सबको समाहित करते हुए हमने यशस्वी मोदी लिखी थी। बिल्कुल, आपने 2 बुक के लिए प्रधानमंत्री जी को काफ़ी स्टडी किया है, काफ़ी करीब से उनको जाना है। एक जो सवाल आ रहा है, 8 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कंप्लीट हो चुका है। इन 8 सालों में देश ने क्या खोया और क्या पाया? ऐसे मोदी जी के कौन से 8 अहम निर्णय हैं जो देश हित के लिए रहे, और कौन से ऐसे 8 निर्णय हैं जो देश के खिलाफ रहे, जिससे देश को नुकसान हुआ है? देखिए जुबैर जी, मुझे लगता है कि 8 निर्णय बताना चाहिए। उन्होंने तो 800 से ज्यादा निर्णय लिए हैं। और ऐसे जो निर्णय, ऐसा मुझे एक भी ऐसा निर्णय नहीं दिखाई देता कि जिससे देश को भी नुकसान हुआ, क्योंकि देश की आन बान शान को लेकर के हमेशा काम करते रहे। सबसे पहली बात मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब वो ये देश जब उनको मिला विरासत में, जब उन्होंने कमान संभाली, तो स्वच्छता की बात करनी पड़ी। जब स्वच्छता की बात यदि कोई राष्ट्र का प्रधानमंत्री कर रहा है तो बड़ा सोचने वाली बात है कि लोग कहेंगे अरे यार बताइए आप स्वच्छता की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। तो जब बुनियादी सुविधाओं के लिए उन्होंने सोचना शुरू किया, जब उन्होंने अभियान चलाया, 2 अक्टूबर को उन्होंने स्वच्छता अभियान शुरू किया, खुद झाड़ू लेकर के जब चले तो देखिए कि सड़कों पर लोगों की लाइन लग गई। और जो स्वच्छता अभियान चला रहा है, आप देख रहे हैं कि पूरे देश में स्वच्छता अभियान चरम पर है और आज सड़कें एकदम साफ सुथरी दिखाई दे रही। फिर उसके बाद उन्होंने स्वच्छता सर्वेक्षण करवाया। स्वच्छता सर्वेक्षण का ये असर पड़ा कि जो नगर पालिका, नगर निगम जो थे वो अपने शहर को किस ढंग से बेहतर सफाई रख सकें, उसका अच्छे ढंग से रख रखाव कर सके, उसका पूरा प्रयास किया। फिर जो बात आती है कि आपने 8 प्रश्न की बात की, 8 कौन से बड़े निर्णय थे आपने, तो आप देखिए कि स्वच्छता से शुरू किया। उज्ज्वला योजना की बात करें कि महिलाओं को बहुत दिक्कत जाती थी, लकड़ी की समस्या थी, जंगल कट रहे थे, तो उन्होंने उज्ज्वला की शुरुआत की। महिलाओं को जो है उन्होंने गैस कनेक्शन दिए। फिर जो एक और बड़ी समस्या आती थी आवास की, आप कहीं भी जाएंगे, चाहे शहर में जाए चाहे गाँव में जाए, जो झुग्गियां थी वो बहुत दिक्कत करती थी, कहीं भी अतिक्रमित लोग देखने को मिल जाते थे। तो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की, पहले से ही आवास योजना चल रही थी, लेकिन उसको व्यवस्थित ढंग से उसमें उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि भाई आप बनाइए, हम आपको सरकार की तरफ से सब्सिडी भी प्रदान करेंगे, सरल लोन भी दिलाएंगे। तो उसका ही प्रतिफल हम देखते हैं कि आज देश के दूरस्थ अंचलों में, खासतौर पर जो सुदूर आदिवासी क्षेत्र है, वहां पे भी आज पक्के मकान बन गए हैं, लोग अपने मकानों में रह रहे हैं। तो इस प्रकार से आप यदि बुनियादी सुविधाओं को देखते हैं, फिर यदि हम देखते हैं कि जो देश में जब आप मोदी जी का जब विदेश प्रवास हुआ, जब आप 2014 के बाद से लगातार देखिए जिस ढंग से ओबामा ने उनको अप्रिशिएट किया, चाहे वो ब्रिटेन में उनको अप्रिशिएट किया हो, चाहे जापान ने उनको अप्रिशिएट किया हो, तो भारत की साख और धाक दोनों बढ़ती गई। तो विदेशी मामलों में भी हमको काफी कुछ सुधार देखने को मिला और हमारी स्थिति लगातार मजबूत होती रही। और आप देखिए कि जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही थी तो हम कहीं ना कहीं उनके बीच में समझौता करने की स्थिति में रहे, तो हमारी स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। अगर हम महंगाई की बात करें, अगर मोदी जी के 8 साल के कार्यकाल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ महंगाई की बात करना भी ज़रूरी हो जाता है।
2014 के बाद जिस तरह से महंगाई ने आसमान छुए, हम पेट्रोल की बात कर लें, हम डीजल की बात कर लें, हम खाद्य तेल की बात कर लें, हम दालों की बात कर लें, हम सब्जियों की बात कर लें और दूसरी चीज़ों की भी बात कर लें। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने महंगाई के ख़िलाफ़ काफ़ी प्रदर्शन भी किया था। जब 350 रुपये का सिलेंडर, गैस सिलेंडर आता था, घरेलू गैस सिलेंडर आता, पेट्रोल 60-70 रुपये लीटर था। लेकिन आज जब महंगाई डबल अपने आसमान को छू रही है और डबल रेट हो गए, तो कभी उनका कोई बयान नहीं आया महंगाई को लेकर, तो इसको क्या मानते हैं? देखिए, जब सत्तारूढ़ दल में, जो सत्ता में जब बैठा रहता है व्यक्ति, वो इस प्रकार की चीज़ों को नहीं कहेगा कि हमने जो कहा है उसको, तो यही नजरिया दिखाई देगा कि वो बेहतर है। लेकिन फिर आपका दूसरा जो पहलू है, जो रेट बढ़े, निश्चित रूप से ये एक चिंतनीय विषय है। आम आदमी के बजट पे काफी बड़ा बोझ पड़ा है। लेकिन आप देखिए कि जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमतों में वृद्धि हुई है। और आप देखिए जुबेर जी, जब आप 2014 के पहले जब आप काम करते थे तो उतनी आपका जो पेइंग कैपेसिटी थी कम थी, लेकिन आदमी की पेइंग कैपेसिटी भी बढ़ी है। तो कुल मिलाकर के जो नोटबंदी हुई, जो जीएसटी हुई, और राष्ट्र के पास एक बड़ी इनकम जीएसटी के माध्यम से हुई। जो नोटबंदी थी अपने आप में सुसाइडल अटेम्प्ट माना जाता है। आप ये देखिए कि कोई भी राज्य जहां पे भी कभी नोटबंदी हुई है तो वो राष्ट्र की जो सत्ता चली गई है, जो सत्तारूढ़ दल है वो बदल गया है। लेकिन इसके बावजूद मोदी जी ने ये निर्णय लिया तो ये आत्मघाती निर्णय था, लेकिन राष्ट्र के हित में था। तो उसका असर ये पड़ा कि जब डिजिटल जो लेन देन शुरू हो गया, देश में पूरा डिजिटलाइज हो गया, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा अब आपके हर लेन देन का लेखा जोखा दिखाई देने लगा है। जो नंबर 2 की जो कमाई थी, काली कमाई थी, वो गायब हो गई। और आप देखिए कि जो मोदी जी ने एक सिस्टम चलाया कि जो अघोषित आय की जो उन्होंने पहल की थी, तो उसमें अरबों रुपए, खरबों रुपए शासन जी कोष में गए, उससे लगातार डेवलपमेंट हो रहा है। और आप देखिए कि जीएसटी का असर था कि आज आप शहर, हर सड़क जो है अच्छी देखने को मिल रही है। जो सड़कों की लाइन जुड़ गई है, भारत माला अभियान जो चल रहा है, उससे सड़कों का एक जाल बिछ गया है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बदलाव इस देश में देखने को मिला है। रही बात महंगाई की, तो निश्चित रूप से, और इस महंगाई को लेकर के जो विपक्ष की भूमिका होना चाहिए, विपक्ष की जो काम करना चाहिए, कहीं ना कहीं वो कमजोर दिखने को मिला है। एक बिल्कुल महंगाई की बात आपने कही है। मोदी जी एक नारा दिया था जब सत्ता में आने से पहले कि अच्छे दिन आएंगे। दूसरी एक बात वो हमेशा कहते हैं कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। तीसरी बात जो वो भी हमेशा अपने भाषणों में भी दोहराते हैं और कहते रहते हैं कि देश बिकने नहीं दूंगा, इस तरह की बात जो बयान आते हैं। लेकिन पिछले आपने देखा हो कार्यकाल में कुछ सालों में देश के चाहे रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, लाल किला हो, कई चीज़ें ऐसी जो हैं सरकारी, LIC हो, बिक चुकी हैं। ये जो प्रश्न है, ये कम्युनिस्टों ने एक अलग माहौल खड़ा कर रखा है। आप देखिए कि आज यदि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, यदि निजीकरण हो रहा है, तो डेवलपमेंट तो हो रहा है। यदि आज एयर इंडिया को टाटा ने ले लिया, हैंड ओवर कर लिया, तो एक नया बदलाव देखने को मिल रहा है। तो आप इस दृष्टिकोण से क्यों नहीं देखते हैं कि आज आप तेजस ट्रेन चली तो यात्रियों को सुविधाएं तो मिली। कहीं ना कहीं जैसे LIC का जो है, LIC में उन्होंने अभी IPO जारी हुआ और काफी शेयर लोगों को दिया गया। तो निश्चित रूप से जो चीज बंद हो रही उपक्रम को यदि उन्होंने नई दिशा दी है, उसमें नया निवेश किया है, तो उसमें पूरा क्या है। आज उन्होंने खादी को जिंदा कर दिया, उन्होंने आकाशवाणी का क्रेज बढ़ा दिया। जो आकाशवाणी की बिल्डिंगें जो है धूल खा रही थी, आज उनका क्रेज हो गया है। आज दूरदर्शन जो देखिए बिल्कुल आप लुप्त प्राय हो गया था, आज वो एकदम जागृत हो चुका है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी ने वो काम किया है जो उपेक्षित थे। रही बात, आज आप देखिए, आपने कहा कि बहुत अच्छा नारा उन्होंने दिया, सबका साथ सबका विकास। देश का कोई ऐसा वर्ग आप बताइए जिसके लिए काम नहीं हुआ है। सबसे यदि देश में काम हुआ है तो गरीबों के लिए लगातार काम हो रहे हैं। किसी चेहरा देखकर भी काम नहीं हुआ है कि उज्ज्वला योजना में कि जुबेर भाई है तो उनको लाभ नहीं मिलेगा, या झा साहब है तो उनको लाभ नहीं मिलेगा, या पटेल जी है तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। हर व्यक्ति को लाभ समान रूप से दिया गया। आप खुद जानते हैं कि इस देश में जब बात होती थी तो कभी कहा जाता था कि कश्मीर की जो कल्पना थी 370 की बात जब आती थी तो उसको लगता था कि कभी ये हो ही नहीं सकता, ये तो जुगाली करते हैं, मजाक करते हैं। आपको ध्यान होगा इस प्रकार के नारे चलते थे, लेकिन वो नारा को हट करके उन्होंने प्रूव कर दिया। कश्मीरी पंडित की बात आई तो कश्मीरी पंडितों से जुड़ा हुआ ही सवाल है। क्या कश्मीरी पंडितों को लेकर फिल्म भी आई थी, कश्मीर फाइल्स,
काफ़ी फेमस हुई थी भारतीय जनता पार्टी ने, और सत्ताधारी दल ने काफ़ी इसको प्रमोट भी किया था। लेकिन अभी जो कश्मीर से खबरें आ रही हैं, जिस तरह की खबरें पता चल रही हैं कि वहाँ के जो कश्मीरी पंडित हैं उनके साथ अभी भी अत्याचार जारी है और वो अभी भी पलायन करने पर मजबूर हैं, तो क्या मानते हैं कि जिस तरह धारा 370 हटाई गई उसके बाद भी और आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और करीब 16 से 17 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कश्मीर का पूरा कंट्रोल केंद्र सरकार के पास है, तो अब ये स्थिति क्यों निर्मित हो रही है? देखिए जुबेर जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। जब आप 100 लोगों को जब राहत देने जाते हैं, 100 लोगों को जब आप राहत मिलती है, तो कहीं ना कहीं 2 और 3 प्रभावित होते हैं। जब इतना बड़ा निर्णय आप करते हैं, जब आज से 30 साल पहले जो वहां से विस्थापित हुए उनको आज आपने जगह दी, बुलाई, तो जो वहां पे जो कब्जा करके बैठे थे, काबिज थे, तो आतंक का माहौल तो बनाने का प्रयास करेंगे। और आप देखिए कि कितनी दबंगता से अमित शाह ने निर्णय लिया, तत्काल उन्होंने बैठक बुलाई और ऐसा नहीं है कि उन्होंने जवाब नहीं दिया, जवाबी कार्रवाई हो रही है और उसका असर आप देखने को मिलेगा और एक अलग माहौल है। आज आप अभी हमारे मित्र ब्रजेश राजपूत अभी कश्मीर का दौरा करके आए, उन्होंने वहां से जो लिखा है, उनकी जो रिपोर्ट अभी हम देख रहे थे, तो निश्चित रूप से एक अलग बदलाव देखने को मिल रहा है। कल का कश्मीर और आज के कश्मीर में खूब अंतर आया है। तो मुझे लगता है कि जब बड़ा निर्णय आप जब करते हैं तो छोटी छोटी इस प्रकार की घटनाएं घटित होंगी और इसके लिए हमको सचेत रहना पड़ेगा। और निश्चित रूप से क्योंकि जब आप बड़ा निर्णय लेते हैं तो हर एक बारीकियों का अध्ययन करते हैं, आप जानते हैं कि आने वाली कौन कौन सी परेशानी आएगी। तो मुझे लगता है कि सरकार इस दिशा में बहुत जबरदस्त ढंग से काम कर रही है और अब वो आम चुनाव कराने की तैयारी में भी है। वहाँ पे एक ऐसा माहौल बन रहा है कि एक बार फिर से वहाँ पे चुनाव हो और चुनी हुई सरकार वहाँ कश्मीर में बैठे। बिल्कुल, बदलाव अगर अच्छे के लिए होता है और बदलाव से अच्छे नतीजे सामने आते हैं, बदलाव अच्छा होता है। हम एक और बात, एक सवाल जो था बार बार आता है मन में, आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर विपक्ष ये हमेशा से आरोप लगाती रहती है कि ये देश को तोड़ने की बात करते हैं, देश को में नफरतों का माहौल पैदा करते हैं और देश को में धर्म की राजनीति करती है आरएसएस और भाजपा का संघ। लेकिन जिस तरह से अभी आरएसएस प्रमुख जो हैं मोहन भागवत जी, उनका जो एक मैसेज आया और जो बयान आया है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। उन्होंने साफ कहा है कि अब आरएसएस या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मंदिर मस्जिद के विवाद में नहीं उलझेगी। किस तरह से मानते हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए सरसंघ चालक जो आरएसएस की बात है, पहले तो बहुत नासमझ लोग आरएसएस को समझते नहीं। आरएसएस ने कभी नहीं कहा कि साहब हम केवल हिंदुत्व को लेकर ही काम करेंगे। उन्होंने परिभाषित किया समय समय पर। आप ये देखेंगे कि 2018 में जब विज्ञान भवन में सरसंघ चालक जी का 3 दिन का व्याख्यान हुआ, भारत जोड़ो अभियान जो उनका था, तो उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदू कौन, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, हिंदू संस्कृति को मानने वाला व्यक्ति। कल उन्होंने स्पष्ट किया कि भाई संस्कृति बाहर से आई है लेकिन व्यक्ति नहीं आया है। व्यक्ति तो यही हमारे बीच का है, जुबेर भाई हमारे हैं, रिजवान भाई हमारे हैं, सभी हमारे हैं, कोई बाहर के नहीं है, ये तो यही है, यही के हैं। लेकिन इनको लगा कि संस्कृति अच्छी है क्योंकि उस समय की परिस्थितियां, समय परिस्थिति काल के अनुसार आदमी ने अपनी चीजों को स्वीकार किया, संस्कृति को स्वीकार किया, तो कहीं वही उन्होंने इस चीज को अच्छा लगा तो उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन इस बात को लेकर के लड़ना कहाँ तक ठीक है? क्योंकि आपने देखा होगा कि एक माहौल खड़ा किया जा रहा था पूरे देश भर में, ऐसा लग रहा था कि जहां मस्जिद है वहां है, मंदिरों की बात शुरू हो गई थी। तो एक अलगाव की स्थिति, एक विवाद की स्थिति जो देश के अंदर जब खड़ी हो रही थी, कहीं ना कहीं उस पर कल उन्होंने नियंत्रण कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया है कि जो लंबे समय से राम मंदिर का मामला चल रहा था तो हम उसमें साथ थे और ऐसी कोई भी बात आएगी तो हम उसमें बिल्कुल साथ ही रहेंगे। और जहां ऐसी कोई बात दिखती है तो आपसी भाईचारे से मिलजुल करके इसका कुछ समाधान निकलना चाहिए और न्यायालय जो कहे उस चीज को मानना चाहिए। अब अगर संघ की स्थिति स्पष्ट है और संघ पहले भी ये कहता रहा है कि हमारे धार्मिक मामलों में नहीं बोलेंगे, तो ये ज्ञान व्यापी का मुद्दा हो या कुतुब मीनार का मुद्दा हो या ताजमहल का मुद्दा हो या काशी का मुद्दा हो, ये कहाँ से मुद्दे आ जाते हैं और किस तरह से खड़े हो जाते हैं? देखिए जुबेर, ये आस्था की बात है। आप इस बात को इनकार नहीं कर सकते हैं कि देश में 75% हिंदू निवास करता है। यदि हिंदू की बात की जाए, क्योंकि जो आप आज ईसाइयत की बात करें, इस्लामियत की बात करें, तो वो भी हमारे ही लोग थे। उन्होंने समय परिस्थिति काल के, अरे आप पूरा अध्ययन करने जाएंगे तो आपके यहाँ के भी लोग हिंदुत्व के उसमें ही रहे होंगे, तो वो मानने वाले लोग थे। तो समय के साथ जब आएगी तो हर एक का आस्था का प्रश्न उठता है। जब राम मंदिर बना तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में आया कि मथुरा की बात, काशी की बात, ये सब सामने आने लगी। तो एक पक्ष है और दूसरी चीज जो राजनीतिक हवाएं होती है, जो राजनीति के कई कारण होते हैं, वो राजनीति अपने हिसाब से चीजों को संचालित करती है। तो इसमें बहुत सारे आपको देखते हैं, आपने खूब करीब से राजनीति को देखी है,
खूब करीब से रिपोर्टिंग की तो आपने देखा कि कई चीजें ऐसी होती हैं कि कुछ होता नहीं लेकिन उसको क्रिएट किया जाता है। तो ये एक चीज है, आम आदमी को इस बात से समझ के चलना पड़ेगा कि हमारा जो भाईचारा है वो बना रहे, हमें मतभेद ना हो, मनभेद होना चाहिए। बिल्कुल, मतभेद नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मतभेद होते रहते हैं। हाँ। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक तरफ आरएसएस या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी मैसेज देते हैं कि एकजुटता की बात करते हैं, मैसेज देते हैं और धार्मिक धर्म को लेकर उनकी नीति भी स्पष्ट है। लेकिन दूसरी तरफ हिंदू धर्म की, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो हिंदू राष्ट्र की बात कहाँ से आ रही है? ये देखिए, हिंदू राष्ट्र की बात, तो राष्ट्र यदि वो है, आप देखिए कि हिंदुत्व की ओर जब बहुलता है, संख्या अधिक है, तो एक प्रश्न लोगों का उठता है। ऐसा आप कोई हिंदू राष्ट्र को लेकर के सरसंघचालक जी का कोई ऐसा बयान तो सामने दिखा नहीं कभी मेरे को कि उन्होंने ऐसा कहा हो कि हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं या हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे आस्थावान लोग हैं जिनकी आस्था है, तो वो कहते रहते हैं, समय समय बात उठती रहती। तो ये हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं बनाना, तो ये तो पार्लियामेंट तय करेगा, बड़े बड़े चुने हुए नेता तय करेंगे। कोई साधु संत तो तय करने से रहे कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा ये। एक और जो सवाल है, अगर हम बात करें, मोदी जी पे आपने 2 किताबें भी लिखी हैं और मोदी जी को आप बहुत करीब से आपने उनका अध्ययन भी किया है। एक मोदी जी जिस तरह से एक पूरे विश्व में एक ताकत के रूप में उभरे, एक मास लीडर के रूप में उभर कर सामने आए, तो आज देश में ही नहीं पूरे दुनिया में उनका नाम है, उनको लोग जानते हैं और उनकी ताकत को भी जानते हैं। पिछले अगर हम 8 साल के कार्यकाल पर मोदी जी की नज़र डालें तो कुछ जो उग्रवादी हिंदू संगठन है या हिंदुत्व संस्थाएं वो उग्र हुई हैं। आप मॉब लिंचिंग की बात करें या धार्मिक मुद्दों को लेकर बात करें, तो उसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। और मॉब लिंचिंग आज से नहीं हो रही है। यदि हम आज़ादी के बाद से देखें तो मॉब लिंचिंग हो रही थी, लेकिन आज जो सब सामने दिखाई दे रहा है, जो सामने आ रही है घटनाएं, वो इसलिए आ रही कि डिजिटल युग हो गया। आप देखिए कि मोदी जी के आने के बाद आपके हाथ में जो मोबाइल है वो पूरे देश को नियंत्रित करके चल रहा है। आपके मोबाइल, आपके हाथ में सारा नियंत्रण है। आपके हाथ में बैंक है, आपके हाथ में सरकार की सुविधाएं हैं, आपके हाथ में कंटेंट है। तो सारी चीजें आपके हाथ में जब हो गई है तो ये बहुत बड़ी ताकत आपको मिल गई है। तो ऐसी जब कोई घटनाएं होती हैं, क्योंकि डिजिटल युग हो गया है, आज संचार संप्रेषण बहुत सरल हो गया है, तो सरलता से अपनी बात लोग पहुंचा पा रहे हैं और ऐसी घटनाएं समाज में देखने को मिल रही है। और ऐसा नहीं था कि आज नहीं थी, घटनाएं पहले भी होती थी, लेकिन किसी एक वर्ग विशेष को, किसी एक संगठन को ये इस पे आरोपित करना गलत है। और आपने देखा कि मोदी जी ने खुद कहा, उन्होंने साहब जब गौ रक्षा की बात आई तो उन्होंने कहा कि ऐसे हमें गौ सेवा करनी चाहिए जो उत्पाद खड़ा करें। सरसंघचालक जी ने ये बात कही कि हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो उत्पाद खड़ा करें इस चीजों की आड़ पर। तो समय समय पर, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, चाहे वो सरसंघचालक जी हों, चाहे वो राजनीतिक दल हो, इस बात से अपने लोगों को आगाह करते रहे। जैसे बिल्कुल आपने एक बात कही है कि आज हमारे हाथ में पूरी दुनिया हम अपने हाथ में आ गई, चाहे डिजिटल बैंकिंग हो या मोबाइल हो, तो पूरी दुनिया को हम एक मोबाइल के थ्रू कंट्रोल करते। तो अगर इसी से जुड़ा एक प्रश्न ये है कि अगर हम बिल्कुल ये हमारे हाथ में पूरी दुनिया संचार आ गई है, लेकिन इसके दाम भी हमको दोगुने तिगुने भरने पड़ना। एक बात करें, जब पहले मोबाइल था तो इंटरनेट सेवाएं बहुत सस्ती रहती थी। दूसरी अगर हम बात करें, बैंकिंग में टैक्सेस कम लगते थे। आज अगर देखें तो ये 2 से 3 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है। जुबेर जी, आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। 2012 से लेकर 14 तक का मेरा मोबाइल का जो बिल था वो आता था 4 से 5 हज़ार रुपए, पोस्टपेड में यूज करता था। उस समय 200 MB के चार्ज जो होते थे बहुत अधिक होते थे। यदि हमने 1 GB यूज कर लिया तो हम 10-10 हज़ार रुपए का बिल पे करते थे। ये मोदी जी का ही की देन थी कि जो पूरे देश से फाइबर ऑप्टिकल बिछा हर जगह पे। आज गांव-गांव पे देखिए कि आज आदिवासी, दूरस्थ आदिवासी अंचलों में जो है डिजिटल सुविधा देखने को मिली और वहां मोबाइल ढंग से काम कर रहा है। आज जुबेर जी ने कल क्या कहा था, वो लोग सामने जो पहले विज्ञापन देखा करते थे, जो आइडिया का जो ऐड आता था, अरे नेताजी आपने तो ये कहा था, वो आज सच साबित हो रहा है। आज जो चुनाव है वो डिजिटल आधार पर लड़े जा रहे हैं। और मैं बिल्कुल आपकी बात से को खारिज करता हूँ सिरे से कि जो दूरसंचार की जो दर है बहुत कम हो गई है। पहले आप देखिए कि आपके लैंडलाइन का बिल बहुत आया करता था, अब सभी प्रकार से जो है मोबाइल के बहुत 500-600 रुपए के 4 में 3 महीने आप मोबाइल चलाते हैं, 1.5 GB 2 GB डेटा यूज करते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है और हर आदमी के लिए सुलभ हो गया है मोबाइल।
जादव एक और जो बहुत बड़ा सवाल है वो बहुत सभी के लोगों के मन में आता है, हमारे दर्शकों के मन में भी आता होगा और कई बार आपके भी मन में आता होगा, क्योंकि आप संगठन से भी जुड़े होंगे और भाजपा के कई बड़े वरिष्ठ नेताओं के बहुत करीबी रहे। भाजपा पहले कहा जाता था कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और आज जितना मतलब भाजपा के जितने कार्यकर्ता पूरे वर्ल्ड में है, करोड़ों में, फिर क्या जरूरत पड़ती है कि भाजपा को आयातित नेताओं पर निर्भर रहना पड़ता है। चाहे अभी हार्दिक पटेल शामिल होंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे, जतिन कुमार होंगे और ऐसे बहुत सारे, अभी कपिल सिब्बल होंगे। तो क्या वजह है कि इतनी बड़ी करोड़ों की पार्टी, वर्ल्ड दुनिया में सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं वाली पार्टी को आयातित नेताओं पर निर्भर होना पड़ता है? देखिए ये प्रश्न यदि आप किसी भाजपा के प्रवक्ता से पूछते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन फिर भी चूंकि आपने प्रश्न किया तो इसका जवाब मुझे देना चाहिए। मुझे लगता है कि जब आप राजनीति करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार के नाते, एक चिंतक के नाते, एक लेखक के नाते और एक विचारक के नाते भी मेरा ये आपसे सवाल है। क्या होता है कि जब आप राजनीति में होते हैं तो आप वो प्रयास करते हैं कि आप किस ढंग से चुनाव जीतना है, क्योंकि वहां पे सबसे हट करके स्थिति होती है, साम दाम और दंड भेद। ये जो राजनीति को आज आप भले उस चीजों को लेके चलेंगे साहब ये चीजें हैं राजनीति में चीज, लेकिन राजनीति शुरू से ही साम दाम दंड भेद की है। समय परिस्थिति काल के अनुरूप जो निर्णय करता है वही हमेशा सर्वाइव किया, चाहे वो चाणक्य का दौर हो और चाहे वो मोदी का दौर हो। तो समय के साथ चलने वाले लोग निर्णय जब लेते हैं तो वो सत्ता के अनुकूल होता है, सत्ता के करीब होता है। और आप देख सकते हैं कि जब आप वो भाजपा थी कि जब एक सीट के लिए उन्होंने समझौता नहीं किया, सरकार गिर गई थी, लेकिन आज उन्होंने 15 माह की जो सरकार कांग्रेस की थी वो कांग्रेस की सरकार चली गई और बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं बदलाव समय के साथ साथ आया है और समय के साथ जब बदले हैं तो परिस्थितियां पूरी बदली हुई है। अंतिम सवाल जादव आपसे, आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव होने, 23 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने, किस तरह से देखते हैं? क्या जो भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की रणनीति रही है, जिस तरह की योजनाएं रही हैं, वापसी के क्या संभावना है, किस तरह का से देखते हैं आप? देखिए जुबेर जी, आप यदि मेरे से 2024 का प्रश्न करें तो मैं ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा, क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्तर पे और केंद्र की योजनाओं को लेकर के मैं बहुत काम करता रहता हूँ। प्रदेश में भी निश्चित रूप से, मध्य प्रदेश में मैं हूँ तो मध्य प्रदेश के बारे में कहना अभी कोई वो नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में पहली बार मैं देख रहा हूँ कि विपक्ष काम कर रहा है, जमीन पे है, कार्यकर्ता उनके उत्साही दिखाई दे रहे हैं और उनको उत्साहवर्धन करने की लगातार जो नेता है कांग्रेस के वो काम कर रहे हैं, उनकी अभियान भी चल रहे हैं, कार्यकर्ताओं को जागृत करने के लिए कार्यक्रम भी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार जो 2023 का चुनाव है बीजेपी के लिए बहुत सरल नहीं होगा। लेकिन आप 24 का यदि करें आप, तो मैं विपक्ष देखता ही नहीं, विपक्ष है भी नहीं, असंगठित विपक्ष है, कहीं विपक्ष नाम की चीज नहीं है। आज विदेश में जाकर के राहुल गांधी खुद अपना मजाक उड़वा करके आते हैं। आप यदि अपनी बात कर रही है तो देश में करिए, विदेश में जाकर के क्या करने की आवश्यकता है? ये वो देश है, जब अटल बिहारी वाजपेयी जब गए थे प्रतिनिधिमंडल में तो उन्होंने पूरी तारीफ की थी और नरसिम्हा राव ने अप्रिशिएट किया था। तो ये वो उस प्रकार का देश है कि जब देश की तारीफ देश में ही होती है, बाहर जाकर के हम उसकी तारीफ करते रहते हैं, यानी हमारी कोई गिले शिकवे हम बैठ करके आपस में बैठ करके बात करते हैं। लेकिन जब हम किसी दूसरे के यहाँ गए और वहां जाकर के इस प्रकार की बात करें तो बिल्कुल सही नहीं। तो आप देखिए विपक्ष कहाँ पे, आप नेता प्रतिपक्ष की जो कुर्सी है वो खाली पड़ी हुई है। कांग्रेस आज तक इतना, अब लगातार दूसरी बार उसकी स्थिति रही कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी वो हासिल नहीं कर पा रही है। देश के जो बड़े राज्य हैं वहां से बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया है, जमानत जब्त हो रही है कांग्रेस की। ऐसी स्थिति में जो क्षेत्रीय दल हैं वो उभर के सामने आ रहे हैं। आप जो है दिल्ली में और पंजाब में सरकार बनाने, तो बीजेपी के सामने कोई ऐसा सशक्त विपक्ष नहीं है जो उसको रोक पाए। और मोदी जी के कार्यकाल में, आप मुझे बताइए 8 साल के कार्यकाल की आप चर्चा कर रहे हैं, आप मुझे 2 ऐसा बड़ा करप्शन दिखा दीजिए कि जिसको लेकर के देश में हंगामा हुआ हो, किसी मंत्री को हटाया गया हो। तो ऐसी स्थिति हमको देखने को नहीं मिलती। और यूपीए शासनकाल में आप देखिए लगातार पहला और दूसरा कार्यकाल देखेंगे तो भ्रष्टाचार का था, लगातार उसमें एक से घोटाले सामने आ रहे थे। और यही वजह थी कि राष्ट्र ने नए नेतृत्व को अवसर दिया था और कहीं ना कहीं नेतृत्व लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर रहा है। तो आने वाले समय में और मजबूती के साथ बीजेपी आएगी। और इसमें और मैं कहना चाहूंगा कि 2019 में जिस ढंग से चौकीदार चोर है कहा गया, उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए और उस सारे आरोपों को जनता ने खारिज कर दिया और 300 से ज्यादा सीट लेकर के बीजेपी सत्ता पे आई है, तो उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी।
तो दोस्तों ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार, चिंतक, लेखक, विचारक, समाज सेवी कृष्ण मोहन झा साहब, जिनसे हमने फेस टू फेस में बातचीत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर जो उन्होंने बुकें लिखी हैं, 2 किताबें लिखी हैं, उस पर भी डिस्कस किया, उनके कार्यकाल को लेकर बात की, मोहन भागवत जी के मैसेज यानी कि पैगाम को लेकर बात की, दूसरे अन्य मुद्दों पर बातचीत की। आपको ये खबर कैसी लगी और ये इंटरव्यू कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इंटरव्यू पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट ज़रूर करें। और आप हमारे साथ जुड़े झा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।